नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपको निबंध लेखन के संबंध में समझाने जा रही हूँ। बच्चों, निबंध लेखन के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है निबंध क्या है। दूसरा, निबंध लेखन एक कला है। तीसरा, निबंध के प्रकार। चौथा, निबंध का गठन। पांचवा, ध्यान देने योग्य बातें। और उसके बाद उदाहरण द्वारा निबंध समझेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम मैं समझा रही हूँ निबंध क्या है। बंध धातु में नी उपसर्ग लगाने से निबंध शब्द बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। अर्थात निबंध गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें भावों विचारों को भली प्रकार से बांधकर प्रस्तुत किया जाए। अंग्रेज़ी भाषा में इसे ऐसे कहा जाता है। गद्य लेखन की अनेक विधाओं में निबंध लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के बारे में अपने भावों विचारों को एक निश्चित आकार में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक के मन पर उसकी छाप अंकित हो जाती है। निबंध में लेखक की सोच, उसके विचार, चिंतन, संवेदनशीलता की एक झलक मिल जाती है। निबंध ऐसे होने चाहिए जो विचारों और वर्णन की दृष्टि से अपूर्ण न हो। सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। उनके अनुसार भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति निबंधों में सबसे अधिक संभव है। वास्तव में निबंध गद्य लेखन का सर्वाधिक विकसित रूप है। बच्चों, अब हम समझते हैं कि निबंध लेखन एक कला किस प्रकार है। साहित्य लेखन के लिए जिन विधाओं का प्रयोग किया जाता है, उनमें निबंध लेखन प्रमुख है। निबंध लेखन को गद्य साहित्य लेखन में कठिन विधा माना जाता है। संस्कृत के विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार पद्य कवियों की लेखन कला की कसौटी माना जाता है, उसी प्रकार निबंध गद्य लेखन की कसौटी माना जाता है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है भावों विचारों को शब्दों में बांधना। इसके अंतर्गत निबंध के आकार को ध्यान में रखकर निबंध लेखक भाव विचार, कल्पना और चिंतन तत्व को रूपायित करता है। इसमें उपयुक्त एवं सुंदर शब्दों के माध्यम से पाठकों के समक्ष अनुभूति, ज्ञान का कोश, भावाभिव्यक्ति एवं तात्विक सौंदर्य को संप्रेषित किया जाता है। निबंध के माध्यम से अत्यंत साधारण से साधारण और अत्यंत गंभीर भाव दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। निबंध में आत्मपरकता और वस्तुपरकता दोनों ही मिलती हैं। लेखक की अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भाव प्रवणता तथा भावों की अभिव्यंजना द्वारा होती है, जिसका उद्देश्य होता है पाठकों को अपनी भावानुभूतियों का अनुभव कराना तथा अपनी भावनाओं की एक ही स्तर पर अनुभूति कराना। यदि पाठक लेखक या निबंधकार की निजी अनुभूतियों और भावों को अपना समझकर आनंद के सागर में गोते लगाता है, तो यह निबंध की सफलता की चरम सीमा है। पाठक ऐसा
तब महसूस करता है जब निबंधकार आत्मपरक होकर अपनी सच्ची अनुभूतियों को अपने लेखन कौशल के माध्यम से पाठक के हृदय तक अत्यंत भावावेग से पहुंचाता है। शब्द चित्रों के माध्यम से अपनी भावानुभूति को पाठक के हृदय में उतार देना निबंधकार की उपलब्धि होती है। निबंध प्रभावशाली बने, इसके लिए लेखक को विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान और प्रस्तुतिकरण की शैली का सम्यक ज्ञान रखना अति आवश्यक है। निबंध कई प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंध। दूसरा, विचारात्मक। तीसरा, भावात्मक निबंध। चौथा, संस्मरणात्मक निबंध। और पांचवा, व्यंग्यात्मक निबंध। वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंध वह होता है जब लेखक किसी घटना का विवरण या वर्णन क्रमबद्ध ढंग से करता है। विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रमुखता रहती है। लेखक विषय का तर्कसंगत प्रतिपादन करता है। इस प्रकार के निबंधों का उद्देश्य पाठकों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना है। भावात्मक निबंधों में भावों की अधिकता रहती है, जिससे पाठक रसात्मकता अनुभव करता है। संस्मरणात्मक निबंध किसी संस्मरण या स्मृति पर आधारित होता है। व्यंग्यात्मक निबंध किसी व्यंग पर आधारित होता है। निबंध का गठन इस प्रकार होता है। निबंध लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा निर्धारित करना अत्यावश्यक है। इसके 3 अंग होते हैं। पहला, प्रस्तावना या प्रारंभ। दूसरा, विषय प्रतिपादन या विषय वस्तु। तीसरा, उपसंहार या निष्कर्ष। पहला बिंदु है प्रस्तावना या प्रारंभ। प्रस्तावना में निबंध लेखक पाठक का विषय से परिचय कराता है। अतः प्रस्तावना अत्यंत आकर्षक, सारगर्भित और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रस्तावना या प्रारंभ का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु है विषय प्रतिपादन या विषय वस्तु। विषय का सम्यक प्रतिपादन करने के लिए विषय को विचार की क्रमिक इकाइयों में विभाजित करते हैं। इन विचार बिंदुओं को श्रृंखलाबद्ध तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। विषय को रोचक, प्रभावपूर्ण एवं प्रामाणिक ढंग से प्रतिपादित करने के लिए लेखक को उद्धरणों, सूक्तियों तथा काव्यांशों आदि का प्रसंग अनुकूल प्रयोग भी करना चाहिए। किसी भी नए तथ्य, विचार तथा तर्क का प्रारंभ नए अनुच्छेद से ही किया जाना चाहिए। लेखक को यथासंभव छोटे एवं पूर्ण अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बिंदु है उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार निबंध की चरमावस्था का द्योतक होता है। इसमें लेखक कभी प्रतिपादित विषय का सार दे सकता है, कभी वह विषय की स्थापना से संबंधित अंतिम तर्क को प्रस्तुत करके निबंध को समाप्त कर सकता है, और कभी अपने मंतव्य अथवा निष्कर्ष को प्रामाणिक ढंग से कहने के लिए किसी काव्यांश को उद्धृत करते हुए निबंध का समापन कर सकता है। उपसंहार इतना प्रभावी होना चाहिए कि पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ सके। बच्चों, प्रश्न पत्र में निबंध लेखन के लिए कई विकल्प दिए होते हैं, इसलिए आप उसी विकल्प को चुनें जिस पर आप अपने विचार अच्छी तरह व्यक्त कर सकें। निबंध की भाषा
सरल और विषय के अनुसार होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध तरीके से रखना चाहिए। अनुच्छेदों की क्रम संख्या नहीं लिखनी चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए तथा लिखने के बाद निबंध को एक बार और अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसमें आवश्यक सुधार कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको निबंध का पहला उदाहरण समझाने जा रही हूँ, जिसका विषय है समाज के विकास में शिक्षा का योगदान। सबसे पहले हम प्रस्तावना को समझ लेते हैं। प्रस्तावना से पहले यदि कोई पंक्ति या कोई दोहा आप लिखें तो वो निबंध के लिए अच्छा रहेगा। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। शिक्षा के बिना कोई भी बनता नहीं सत्पात्र है, इसे पाने के लिए कुछ भी प्रयास करना मात्र है। सबसे पहला कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा के बिना ही हम सभी क्लेश में। मनुष्य सुख शांति पाने के लिए जीवन भर प्रयास करता रहता है। शिक्षा के द्वारा ही उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। समाज के विकास के लिए हमारा शिष्ट एवं सभ्य नागरिक बनना आवश्यक है। इस काम में शिक्षा का योगदान सर्वाधिक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता साक्षरता में ही है। हमारे नेताओं ने भी राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिए शिक्षा के महत्व को पहचान लिया था। वे जान चुके थे कि नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। तभी गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात उठाई थी। हमारा लक्ष्य तय हुआ, कदम से कदम मिलाना है, सबको साक्षर बनाना है। अब निबंध की विषय वस्तु इस प्रकार से होगी। भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था, तभी तो भारत सदियों तक दासता का भार ढोता रहा। यूरोप के देश अधिक साक्षर थे, अतः उनका विकास तेजी से हुआ। भारत का समाज अनपढ़ता के बोझ से दबा हुआ था, तभी तो जमींदार और सत्ता उसका शोषण करती रही। अंग्रेज़ों ने अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए भारतीय समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया। उन्होंने कुछ शिक्षण संस्थाएं इसलिए खोली ताकि उन्हें अपने कामकाज को चलाने के लिए क्लर्क या व्यक्ति मिल सके। अधिकांश भारतीय समाज शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित ही रहा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारतीय समाज के नवनिर्माण का कार्य आरंभ हुआ। तब यह सत्य उजागर हुआ कि हमारा समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक हम शिक्षित न हो जाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पर वह तभी सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जब वह शिक्षित हो। शिक्षा के अभाव में वह पशु के समान है। शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों को जान सकता है और उन्हें पाने के प्रयास कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति अपनी प्रगति तो करता ही है, साथ ही वह समाज के विकास में अपना योगदान भी दे सकता है। नारी समाज का अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व समाज के इस अंग को शिक्षा से वंचित रखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों के उपरांत तक भी यही स्थिति बनी रही। पिछले 2 दशकों में बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया गया और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके सफलता के झंडे गाड़कर दिखा दिए। अब समाज के दोनों अंग शिक्षा पाकर समाज के चहुमुखी विकास में अपना योगदान कर रहे हैं।
निष्कर्ष यह है कि अभी भी हमें साक्षरता को संपूर्णता की दिशा में और आगे ले जाने का संकल्प पूरा करना है। सोए हुए भारत को जगाना है, शिक्षा का दीप जलाना है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दूसरा निबंध भारतीय संस्कृति समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यह विश्व की महानतम संस्कृतियों में सर्वप्रमुख है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से ही होती है। संस्कृति सामाजिक संस्कारों का दूसरा नाम है। यह सभ्यता से पृथक है। संस्कृति का संबंध आचार विचार एवं संस्कारों से होता है। संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली का नाम है। यह लंबी विरासत से प्राप्त होती है। इसके पीछे सुदीर्घ परंपरा निहित होती है। विषय वस्तु इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति कब और कैसे विकसित हुई, यह कहना कठिन है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का मूल रूप वैदिक काल में मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी हमारी संस्कृति पर प्रकाश डालती है। आज जब मिस्र, यूनान और रोम की संस्कृतियां इतिहास के गर्त में समा गई हैं, वहीं भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत रूप में आज भी उपस्थित है तथा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इकबाल के शब्दों में, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस संस्कृति का मूलाधार सत्य और अहिंसा है। इस संस्कृति में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यह सहिष्णुता पर दुख कातरता एवं खुले हृदय की संस्कृति है। इन्हीं गुणों के कारण यह सामासिक संस्कृति का रूप धारण कर चुकी है। इसमें लचीलापन है। यह दूसरी संस्कृतियों के गुणों का स्वयं में समावेश कर लेती है। विविध गुणों को समा लेने के कारण ही यह संस्कृति कालजयी बन सकी है। भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता है अनेकता में एकता। इसी को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय संस्कृति को महामानवता का समुद्र कहा है। इस संस्कृति के अनुयायी विविध भाषाएं बोलते हैं, विविध वेशभूषा पहनते हैं तथा उनके खान पान में भी विविधता है, पर विचारों एवं भावों में सर्वत्र एकता की भावना व्याप्त है। भारत में भाषा के अलावा नृत्य संगीत में भी पर्याप्त समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं। पर्वों में भी विविधता है, पर सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ भोग करने का उपदेश दिया जाता है। इससे हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलता। यहाँ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृति सहिष्णुता का संदेश देती है। भारतीय संस्कृति ने दूसरे देशवासियों को भी आश्रय दिया है। हमने लोगों के दिलों को जीता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय संस्कृति किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। यहाँ विश्व मानवतावाद को प्राथमिकता दी जाती है। इन्हीं गुणों के कारण भारतीय संस्कृति के अनुयायी विश्व के सभी देशों में मिल जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों के पर्वों को मिलजुल कर मनाया जाता है। यहाँ सांस्कृतिक एकता की भावना सर्वत्र व्याप्त है। इसमें राग द्वेष का कोई स्थान नहीं है। निश्चय ही भारतीय संस्कृति महान है। हमें इस पर गर्व है। आशा है बच्चों आपको निबंध समझ आ गए होंगे।
धन्यवाद।